Okay. So hello, good morning to all my medical aspirants. How's the study going? All good? अच्छी चल रही है पढ़ाई? Okay, and how about your family? That's also good. अच्छी है ना? ठीक है. So take care of yourself and your family. Okay. So now today we are going to start our previous topic जहाँ हमने पिछली क्लास में छोड़ा था. आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ. Let's see if it's work out or not. Let's see. Okay, देखती हूँ. ओके सो कैंसर कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. तो कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो. तो कैंसर हमारा क्या है? सबसे ज्यादा डेडली एक डिजीज है जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है. ये मेजर कॉज ऑफ डेथ भी है हमारे ऑल ओवर दी ग्लोब के लिए भी. और मोर देन मिलियंस हमारे जो इंडियंस है जो वो सफर कर रहे हैं हमारे कैंसर से. एंड लार्ज नंबर में बहुत ज्यादा डेथ भी हो रहा है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा देखा था. जो मैकेनिज्म होता है मतलब डेवलपमेंट कैंसर का या फिर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होना सेल्स का, तो ये आपके क्या होते हैं? ये ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल भी काफी इंटेंस एरिया. एक रिसर्च अभी इसमें चल ही रही है बायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि ये ऑन्कोजेनिक जो सेल्स है ना उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे काम करेगा. फॉर दैट रीजन इसके लिए अभी भी रिसर्च चल ही रही है. हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? जो सेल ग्रोथ होती है वो डिफरेंशिएशन और हाईली कंट्रोल्ड रेगुलेटेड मैनर में होती है. जैसे कि हमारे कैंसर सेल्स में क्या होते हैं, तो आपके इसमें ब्रेकडाउन हो जाते हैं यही रेगुलेटरी जो कि आपके मैकेनिज्म चल रहे थे. मतलब ऑन्कोजेनिक सेल्स क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ना जो कि अनरिपीटेबली क्या करते हैं? खुद को डिवाइड करने लगता है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल सेल क्या होती है? उसमें आपकी प्रॉपर्टी शो होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की. ठीक है, मतलब नॉर्मल सेल्स आपके क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं. मतलब कि वो क्या होता है? हमारे सेल्स से कॉन्टैक्ट में होते हैं और साथ ही साथ अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं, मतलब रोकने का काम करते हैं. मतलब जितना जरूरी होगी उतनी ही सेल का सिंथेसिस होगा. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या करता है? इनहिबिशन जो है वो काम करना बंद करता है. मतलब कैंसर सेल्स जो होते हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है जिसकी वजह से ये कर पाए. तो वो प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से कैंसर सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? खुद को वो डिवाइड करते रहते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ट्यूमर्स को प्रोड्यूस करते हैं. जो ट्यूमर्स होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं. एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर और सेकंड वन इज मैलिग्नेंट. बेनाइन ट्यूमर क्या होती है? तो ये जनरली क्या होती है? एक ही लोकेशन पे कन्फाइंड रहती है. मतलब ये आपके जैसे कि मान लेते हैं बोन में, तो वो बोन से ब्लड में नहीं जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेनाइन ट्यूमर. या फिर ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन से वो किसी और ऑर्गन में नहीं जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं. तो ये आपके नॉर्मली क्या होते हैं? कन्फाइंड होते हैं अपने ओरिजिनल लोकेशन पे और अदर पार्ट्स में भी ये इन्वेड नहीं करते हैं हमारी बॉडी के और थोड़ा सा डैमेज क्रिएट करते हैं. लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, अगर दूसरी तरफ हम इन्हें देखें तो ये क्या होते हैं? हार्ड मासेस होते हैं प्लोरिफिलेटिंग सेल्स के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. मतलब कि ये अगर एक जगह इन्फेक्ट करते हैं तो देयर में भी चांसेस कि आपके अदर पोजीशंस पे भी ये होने को देखने को मिलता है. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर समझ में आया? मैलिग्नेंट ट्यूमर में हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी को शो करती है. ओके, सो हियर इट इज. हाँ, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं? ये आपके दूसरे साइड प्रोलिफरेट करती है और इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स. ये जो सेल्स होती है काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो करती है खुद को, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करती है, साथ ही इन्वेड कर देती है, मतलब कि आपके दूसरे ऑर्गन्स तक ये पहुंच करके और उसको साथ ही साथ डैमेज भी करती है जो भी नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उसको. ये सेल्स क्या होते हैं? एक्टिवली खुद को डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं और ये नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में काफी कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स. मतलब इनको जो न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए होती है इसके लिए काफी कॉम्पिटिटिव नेचर्स के होते हैं. और जो सेल्स होते हैं वो स्लॉज हो जाते हैं, मतलब ऐसे जो सेल्स होते हैं वो ट्यूमर जो बनाते हैं ये हमारे ब्लड से दूर साइड्स पे होते हैं और वेर जहां भी वो क्या करते हैं? बॉडी में खुद को ग्रो करते हैं वहां एक न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. जैसे कि एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या कर लेना? इन्वेड कर लेना, तो डेट इज स्लाउजिंग. ठीक है, तो ये एक न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है. और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कि
मेटास्टेसिस ही सबसे बड़ा एक फियर होता है हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की प्रॉपर्टी। मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटास्टेसिस शो करती है। दैट मीन्स कि एक कैंसर सेल जाकर के दूसरे बॉडी पार्ट में वहां पे भी वो ग्रो करने लगती है, खुद की डिवीजन करनी शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये इतना ही है। उसके अलावा कॉजेज क्या होते हैं अब कैंसर के देखते हैं। तो जो भी आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसमें, कैंसरस न्यूरोप्लास्टिक सेल्स में। तो इसमें हमारा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो इन एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, तो ये आपके आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो गए जो कि डीएनए डैमेज कॉज करते हैं। साथ ही साथ आपके नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे टोबैको जो हम स्मोकिंग करते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेजरली हमारा क्या कॉज करते हैं, लंग कैंसर, इन्हीं की वजह से होता है। उसके बाद जो हमारे कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। और इनके पास जो जीन्स होते हैं वो कैसे जीन्स, उस जीन्स को क्या बोला जाता है, वायरल ऑन्कोजीन्स। फिर आगे और देखें तो कुछ हमारे सेवरल जीन्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये भी हमें देखने को मिलता है हमारे नॉर्मल सेल्स में, जो कि एक्टिवेट कैसे होती है, कुछ सर्टेन कंडीशंस आते हैं तब जाकर के वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन सेल का होना शुरू हो जाता है। अब कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम कैंसर को क्या कर लेंगे, जितना अर्ली तरीके से, मतलब जितना पहले उसकी अगर डिटेक्शन होती है कैंसर्स की तो उतना ज्यादा क्या है, वो आसान है कि हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और कैंसर डिटेक्शन ही हमारा क्या करता है, ये बेस्ड होता है किस पे, बायोप्सी पे और हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ ब्लड की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कैंसर को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इसमें जो टेस्ट होते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है, तो ल्यूकेमिया के केस में आपके सेल काउंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आपके बायोप्सी में क्या होता है, तो एक पीस सस्पेक्ट, मतलब पहले सबसे पहले जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, मतलब मान लेते हैं कि हमें लग रहा है कि इस ऑर्गन में, तो उस ऑर्गन से क्या कहता है, एक सेल को निकाला जाता है, वहां से टिश्यू को कट कर लिया जाता है, थिन सेक्शंस में कट करने के बाद देन स्टेनिंग की जाती है और तब माइक्रोस्कोप से इसको एग्जामिन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। मतलब किसी चीज के डायग्नोसिस के लिए अगर टिश्यू को आपके बॉडी से निकाल करके देन उसका स्टडी किया जा रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, तो इसमें ये कौन करते हैं, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। तो और उसके अलावा और क्या टेक्निक्स का यूज करना है, जैसे कि रेडियोग्राफी जिसमें हम लोग एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई कराते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये काफी यूजफुल मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में जब कैंसर होती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है ना बेटा, इसका यूज होता है जैसे कि एक्सरे क्या करती है, इसमें जनरेट करती है 3 डायमेंशनल इमेज पूरे हमारे इंटरनल बॉडी की। और ये एमआरआई जो होती है इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज किया जाता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का, ताकि हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाए कि कहाँ वो पैथोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, फिजियोलॉजिकल, और चेंज क्या ला रहा है लिविंग टिश्यू में। तो ये कौन बताती है, एमआरआई स्कैन बताती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, फिजिकल एजेंट समझ गया ना, जो आपके क्या होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गई, ये सारे आपके क्या होते हैं, फिजिकल एजेंट होते हैं। ठीक है, और बीएम बायोप्सी किसमें की जाती है, आपके एंड ब्लड सेल काउंट चेक किया जाता है डब्ल्यूबीसी ल्यूकेमिया के केस में। ठीक है, और जो रेडिएशन यूज किया जाता है उसको हम लोग रेडियो डायग्नोसिस बोलते हैं। एक्सरे का यूज किया जाता है किसमें, तो मैमोग्राफी, मतलब ब्रेस्ट कैंसर को चेक करने में। सीटी स्कैन कहाँ यूज करते हैं, तो ये आपको एक्सरे व्यू देते हैं हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन का। और आपके जो एमआरआई होते हैं ये आपके नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं, इसमें आपका फिजिकल और फिजियोलॉजिकल पूरा व्यू को बता देता है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं लिविंग टिश्यू में उसके बारे में। फिर कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे अगेंस्ट होते हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो ये भी हमारा यूज किया जाता है कुछ सर्टेन कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह की टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है और ताकि हम उसके बाद डिटेक्ट कर पाते हैं जो भी इंडिविजुअल्स में इनहेरिटेड कोई ससेप्टेबिलिटी, कोई सर्टेन कैंसर अगर प्रेजेंट है तो। और इसमें जब जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है देन उसको क्या देखा जाता है कि कुछ वो सर्टेन कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, और ये काफी हेल्पफुल होता है प्रिवेंशन, मतलब कैंसर को प्रिवेंट करने में। कौन सी वाली टेक्निक, हमारी जो टेक्निक यूज की जाती है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस वाली, ये वाली एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स में। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट एक पार्ट है।
कुछ इंडिविजुअल्स को अवॉइड भी किया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर एक्सपोजर जैसे कि कार्सिनोजेंस जो कि ससेप्टेबल, जैसे कि टोबैको स्मोक, मतलब ऐसे लोगों में चांसेस, अगर आपको क्या है, अगर डाउट है कि हाँ कैंसर इन्फेक्टेड आप हो सकते हो, तो आप क्या करो, उसको अवॉइड करो। फिर ट्रीटमेंट क्या होगी कैंसर की, तो सबसे कॉमन अप्रोच जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या होती है, सर्जरी होती है या फिर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, साथ ही इम्यूनोथेरेपी होती है। रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर्स क्या करते हैं, ये सेल्स इरेडिएट करते हैं खुद को लीथली, मतलब जितना ज्यादा कर सकते हैं। और मतलब रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, ट्यूमर सेल्स को क्या किया जाता है, इरेडिएट मतलब उसको खत्म किया जाता है, उसके रेडिएशन को खत्म किया जाता है, और लीथल मतलब कि उसको मारा जाता है। और उसके साथ उसके प्रॉपर आपके क्या करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है, नॉर्मल टिश्यूज का, और जो भी ट्यूमर मास है उसको सराउंड कर रही है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो होता है जिसमें हम लोग विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन देते हैं, जो कि हमारे कहां से आया है, विंशा रोजिया और कैथरीन रोजिया प्लांट से। तो इस ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं कैंसरस सेल को मारने में। कुछ हमारे स्पेसिफिक जो ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ जो ड्रग्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं हेयर लॉस, इनीमिया, और मोस्ट ऑफ द कैंसर जो हमारे ट्रीटमेंट दिए होते हैं वो कॉम्बिनेशन होती है सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। मतलब जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है 3 तरीके से होता है आपका, सर्जरी के साथ या फिर रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी। और ट्यूमर सेल्स जो होते हैं इसमें हमें देखने को मिलता है कि वो डिटेक्शन को अवॉइड करते हैं, साथ ही साथ अपने डिस्ट्रक्शन को भी, ताकि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो हमारे इम्यून सिस्टम को। तो ये पेशेंट्स को सब्सटेंस दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, जिसको हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं, जो कि एक्टिवेट कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी हम दवाइयां ले रहे हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमारा सबसे मेजर जो रोल होता है कि हमें एक्टिवेट करना है किसको, अल्फा इंटरफेरॉन को, जो कि ये सब्सटेंस है जो भी पेशेंट को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है। जैसे कि किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो क्या करते हैं, एंटीवायरल दे देते हैं, नहीं ना, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि उसके बैक्टीरिया के क्या करें, ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो कैंसर हुआ है तो क्या करेंगे, एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग्स दिया जाएगा, जिसके वजह से आपके कैंसर भी क्या हो जाएंगे, उसके ट्यूमर सेल्स जो होंगे धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। तो ये हुआ आपका पूरा कैंसर। कैंसर क्या होता है, किस दिन इसे मनाया जाता है, उसके साथ इसके कॉजेस क्या क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एंड लास्टली ट्रीटमेंट क्या रहेगी कैंसर की। तो ऐसे करके हमने कैंसर को खत्म किया। और हाँ, कैंसर के जो केमोथेरेपेटिक ड्रग है उसका नाम क्या है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो कि कहां से आया है, विंशा रोजिया या फिर कैथरीन रोजिया प्लांट। अब आते हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के बारे में। ड्रग्स का क्या मतलब होता है, जो सिर्फ ड्रग्स लेते हैं वो वाला ड्रग्स होता है, या फिर स्मगलिंग जो होती है वो वाली ड्रग्स होती है, या फिर जो आप मेडिसिन लेते हैं वो भी ड्रग्स होती है। तो लेट्स फाइंड आउट कि वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे सर्वेज और कुछ स्टैटिक्स जो बताते हैं कि जो हमारे ड्रग्स का यूज होता है और अल्कोहल का यूज होता है, ये काफी ज्यादा स्पेशली हमारे यूथ में देखने को मिलता है। मतलब जो आपके क्या है, यंग एज में है, उनमें ये ज्यादा को देखने को मिलता है। तो ये रीजन एक्चुअली क्या है, तो ये काफी कंसर्न, मतलब ये चिंता की बात है ना कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, यहाँ लिखा है प्रॉपर एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस से क्या कर सकते हैं, हम यूथ को बता सकते हैं कि ये आपके लिए डेंजरस है। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे जो लोग भी स्मोक कर रहे हैं या फिर अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, दे ऑल आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड नाउ। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं, कूल बनने के लिए या फिर खुद को ज्यादा दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, लाइक दैट काइंड ऑफ टाइप। तो फिर इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, मतलब या वी कैन अपोज दैट थिंग। ये गलत बोल सकते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस, नो, इट्स नॉट अ प्रॉपर एजुकेशन, इट्स द मेंटेलिटी। इंसान की एक मेंटेलिटी होती है, एक इंसान एजुकेट होने के बाद भी शायद वो पूरी एजुकेशन उसकी ना हुई हो, उसके पास इवन हैविंग अ डिग्री डजंट मीन ही हैव द एजुकेशन, ही हैव द ब्राइट फ्यूचर, ही और शी, नॉट अ जेंडर बायस, आई एम नॉट गेटिंग दैट, ही और शी, ओके, लेट इट बी। सो प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस जो होता है ये क्या करता है, हमारे यूथ को सेव करता है कि वो खुद को क्या करे, कोई भी डेंजरस जो बिहेवियर पैटर्न है या फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल्स को फॉलो करना। तो इसमें आपके ड्रग्स का ऐसे ही इसी तरीके से किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। जैसे कि जो ड्रग्स जो हमारे कॉमनली अब्यूज होते हैं वो कौन कौन से है, ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है एंड कोको एल्कलॉइड्स है। तो मेजोरिटी ऑफ जो ड्रग्स है ये आपके कहां से निकलते हैं, तो अपने फ्लावरिंग प्लांट से, और कुछ हमारे कहां से निकलते हैं, फंजाई से, जो कि कौन है, हमारे LSD जो निकलते हैं, क्लेविसेप्स एर्गोट ऑफ राय, ये जो होते हैं।
अब देखते हैं ओपियोइड्स के बारे में। तो ओपियोइड्स क्या होते हैं, तो ये जो आपके ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपके ब्रेन में जाकर के वहां पे बाइंड कर जाते हैं, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब आपके इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। हीरोइन, हाँ, तो ओपियोइड्स में कौन आपके होते हैं, हीरोइन और मॉर्फिन, जिसका यूज किया जाता है पेन किलर के फॉर्म में भी मॉर्फिन का, और सर्जरी के बाद भी दी जाती है ताकि आपको दर्द ना हो। तो हीरोइन जो होता है कॉमनली एक तरह का स्मैक है, मतलब कि डिप्रेसेंट, मतलब कि कह सकते हैं कि डिप्रेसेंट का वर्क करता है वो। और ये केमिकली कैसा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन होती है, जो कि व्हाइट कलर की होती है, कोई मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और बिटर होती है, मतलब कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड रहती है। ये हमारा कहाँ से मिलता है, तो एसिटिलाइजेशन करते हैं किसकी, मॉर्फिन की। तो और इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ किया गया है, तो हमारे लेटेक्स से, कौन से प्लांट से, पॉपी प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेपेवर सोम्निफेरम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ हीरोइन के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी बताया है केमिकल स्ट्रक्चर आपके मॉर्फिन का, जैसे कि मॉर्फिन में क्या है, पेन किलर के फॉर्म में इसको दिया जाता है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये हो गया आपका ओपियम पॉपी प्लांट। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट नो प्रॉब्लम, आई विल गेट इट बेटर। मेरा थोड़ा हैंड अगर इस पे बैठ जाता है तो आई विल वर्क इट नाइटली। ओके, इट्स जस्ट माय इनिशियल डेज ना, मैंने अभी तुरंत तो लाइक ऑनलाइन शुरू ही किया है। आई होप आई विल डू गुड, आई होप क्या, आई विल एक्चुअली, आई डोंट होप, आई विल। यस, सो जनरली इसको कैसे लिया जाता है, जो आपके क्या होते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, हीरोइन, मतलब हीरोइन जो ड्रग लिया जाता है ये कैसे लेते हैं, तो या तो स्नॉटिंग, मतलब मुंह नाक के थ्रू, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। और हीरोइन डिप्रेसेंट होता है, ये बॉडी के फंक्शन को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। ठीक है, अब आते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, तो ये आपके ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं हमारे किससे, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से, और ये भी प्रिंसिपली कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में ही पाया जाता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हमारे कहाँ से बनते हैं, तो जो हमारे कैनबिस सटाइवा प्लांट है उसके इन्फ्लोरेसेंस से इसको बनाया जाता है, जो कि फ्लावर्स के क्या होते हैं, टॉप्स होते हैं, लीव्स होते हैं, या फिर रेजिन ऑफ कैनबिस प्लांट से इसको बनाया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन मतलब बहुत कुछ प्रोड्यूस करने में कैनाबिनॉइड्स का यूज किया, जैसे कि मैरिजुआना, हाशिश, चरस, गांजा, ये सारे कहाँ से बनते हैं, आपके कैनबिस सटाइवा से। अब देखो लेता सब है, लेकिन पता नहीं होगा कि कैसे कहाँ से बनता है, लेकिन हाँ, जो लोग बायो पढ़ रहे होंगे, चाहे वो मेडिकल एस्पिरेंट हो या फिर 12th में उन्होंने बायो ली रखी हो, तो उन्हें ये चीज पता होगी कि अच्छा ये यहाँ से बनता है। तो जब देखो ये है ना, ये प्रॉपर एजुकेशन होती है, जब ये इंसान को पता है कि ये कैसे, लेकिन हो सकता है जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट स्मोक नहीं करते हैं, सब करते हैं, कहते हैं टेंशन हो रहा है तो करेंगे, बहुत लोग होते हैं जो करते हैं। तो आपने तो पढ़ा था ना पूरा, फिर आपकी एजुकेशन कहाँ गई। तो ये होती है चॉइस, इट्स ऑलवेज अ चॉइस ऑफ अ पर्सन। आप क्या चूज करना चाहते हो खुद के लिए, वो मैटर करता है कि अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने लिए भी क्या चूज करना चाहते हो, सोना, पढ़ना या खाना, या फिर एक अच्छे ट्यूटर को लेकर के उनसे पढ़ाई करनी। दैट्स ऑल योर चॉइस, ये आपकी चॉइस होती है और कुछ नहीं होता है। या फिर आप खुद से मेहनत करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, दैट्स ऑल्सो योर चॉइस। आप वो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स, अगर करना चाहते हो दैट्स ऑल्सो चॉइस ऑफ योर्स। तो ये सारी आपकी चॉइस पे मैटर करती है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो भी वो आपकी चॉइस है, अगर आप एक बुरा इंसान भी बनना चाहते हो तो वो भी एक चॉइस ही है। सो इट्स नेवर गेट अ लाइक, वो कभी अलग नहीं हो सकते, आपको जो आप चूज करोगे आप वही बनोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इनफ ऑफ ऑल दिस टॉक्स। सो कैनाबिनॉइड्स जो आपके होते हैं, ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे किससे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उससे, और इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनाया जाता है, मतलब फ्लावर्स का यूज करके या फिर लीव्स का, पत्तों का यूज करके और कैनबिस के रेजिन्स का यूज करके, इसके कॉम्बिनेशन को मतलब यूज करके बनाया जाता है मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। और जनरली कैसे लिया जाता है, या तो इनहेल करके मतलब नाक के थ्रू, या फिर ओरल इंजेक्शन मतलब या फिर खा के। और ये सारे इफेक्ट हमारे कहाँ पे शो करते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका काफी बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है किसका, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का, और ये हमारा कैनबिस सटाइवा लीफ है। अब देखते हैं कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन। ठीक है, तो हमारे कुछ ब्रांच होते हैं आपके, जैसे धतूरा का पेड़ देखा होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखा होगा।
देखते हैं। तो ये हमारा कहाँ से पाया जाता है, तो हमारे एरिथ्रोऑक्साइलम कोका से मिलता है। ये कहाँ का प्लांट है, तो साउथ अमेरिका का। ये हमारे किसको इंटरफेयर करता है, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन होती है उसको पहुंचने नहीं देते हैं हमारे मसल्स तक। तो कोकेन जो कॉमनली हमारे इसको क्या बोला जाता है, कोक बोला जाता है या फिर क्रैक बोला जाता है, जो कि यूजुअली इसको क्या करते हैं, इसको भी स्नॉटिंग के थ्रू लेता है। आई थिंक स्नॉटिंग इज ऑल्सो नेजल ना, हाँ मे बी शायद यही होता है। इनहेलेशन इज ऑल्सो नेजल, लेट मी चेक। स्नॉटिंग क्या होती है, स्नॉटिंग, एक मिनट, थ्रू नोज एंड माउथ। अच्छा स्नॉटिंग, हाँ कुछ इसी तरीके से होती है। दिस इज स्नॉटिंग, दिस इज एक्चुअली स्नॉटिंग, ओके। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल होती है कि ये स्टिमुलेट कर पाए अपने मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके एक्शन को। साथ ही साथ यूफोरिया क्रिएट करती है। देन व्हाट इज यूफोरिया, यूफोरिया क्या होती है, इनसोम्निया किसी को मालूम है? अच्छा यू विल कमेंट ना, यूफोरिया, सॉरी ये लाइव क्लास तो नहीं है, आई फॉरगॉट, सॉरी सॉरी। मतलब यूफोरिया मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, काफी ज्यादा आपको हैप्पी फील होती है, मतलब आप इसको लेने के बाद एकदम खुश रहते हो और आपकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ा दे देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कोकेन बोलते हैं। आई हैव हर्ड अ स्लैंग, चलता फिरता कोकेन। समवन टोल्ड मी दैट्स व्हाई मैंने सुना था, चलता फिरता कोकेन। तो आई थिंक सो फॉर दैट रीजन यूफोरिया की वजह से शायद इसे बोलते होंगे कि ये तो एक्सेसिव डोजेस में जब कोकेन मिल जाता है तो क्या करते हैं, हेलुसिनेशन होती है। मतलब कि आप जो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसके बारे में सोच रहे हो, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। मतलब यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग दैट एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट, मतलब इसका आपके रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है बट आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, दैट इज अ हेलुसिनेशन। फिर कुछ अदर वेल नोन प्लांट्स होते हैं जो कि हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज करते हैं, जैसे कि हमारे एट्रोपा बेलाडोना होती है, धतूरा प्लांट होती है। तो इन दिनों हमारे जो कैनाबिनॉइड्स है इसको हम क्या करते हैं, ड्रग्स अब्यूज किए जा रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू भी, ताकि वो अपने क्या करे, हेलुसिनेशन पावर को बढ़ाए और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो कोकेन इज बैंड, कोकेन इवन एंटी डोपिंग में भी आता है ये, और इसके अगेंस्ट अगर कोई क्रिकेटर मतलब कोई एथलीट मतलब स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई इसको मतलब कंज्यूम करता है, अगर 6 मंथ के अंदर उसके ब्लड में ये पाया जाता है तो उसको एथलीट मतलब उस गेम से हटा भी दिया जाता है। लाइक 3 मंथ का उसका शायद लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। 3 मंथ्स का भी होता है, 5 मंथ का भी होता है, 3 इयर्स का भी होता है, 5 इयर्स का भी होता है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। लेकिन अल्कोहल बैन नहीं है, अल्कोहल पायलट्स के लिए बैन होती है। अब ड्रग्स जैसे कि बार्बिचुरेट्स हो गए, एम्फेटामाइंस हो गए और बेंजोडाइजेपिन हो गए, और भी कुछ अदर सिमिलर ऐसे ही ड्रग्स जो होते हैं ये नॉर्मली यूज किया जाता है मेडिसिन के फॉर्म में, ताकि पेशेंट जो है किसी को अगर मेंटल इलनेस होती है जैसे कि डिप्रेशन हो गया, इंसोम्निया हो गई, मतलब जिसे नींद नहीं आती है, तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। बार्बिचुरेट्स दिए जाते हैं, एम्फेटामाइंस होते हैं, और मतलब जिसको एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी के नाम से भी आपके मार्केट में ये अवेलेबल होती है। बट व्हाई टू गेट इनटू डिप्रेशन, बेटा ठीक है लाइफ सबकी बहुत अच्छी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी अच्छी है तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, मैम आपको तो सब मिला होगा, ऐसा नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम सबके होती है, इट्स ऑल डिपेंड कि आप उसको डील कैसे करते हो, बस इस पे डिपेंड करती है। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। इवन द रिच हैव प्रॉब्लम, इन द पुअर हैव प्रॉब्लम्स, इवन द मिडिल क्लास फैमिली हैव प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस, आप क्या चूज करते हो। फिर से वही पे मैं आ गई ना, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बट किसी किसी का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा होता है, आई कंसिडर इट, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को। लेकिन डिप्रेशन वाली चीज को तो आप खुद क्रिएट करते हो, अगर आप इसको क्रिएट ना करो। हाँ जैसे कि अगर डिप्रेशन इस बात से है कि मतलब किसी का फैमिली में कोई नहीं बचा, वो अकेले एक ऐसे इंसान है, तो दैट हाँ इसको मैं समझ सकती हूँ, दैट अ ग्रीफ, ये क्या है, एक सदमा है उनके लिए। तो ये तरह के डिप्रेशन यहाँ पे तो मेडिसिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आजकल के छोटे मोटे बच्चे को भी डिप्रेशन हो रहा है कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई है, तो डिप्रेशन हो रहा है। तो इस डिप्रेशन का बेटा कोई इलाज नहीं है, ठीक है, इसका इलाज आप खुद हो, सो कंसिडर इट विथ योरसेल्फ, ठीक है। हाँ तो आते हैं आगे। तो इंसोम्निया और ये ऑफन आते हैं, इसके मतलब अब्यूजिव कैरेक्टर्स देखने होते हैं। मॉर्फिन जो होती है काफी इफेक्टिव, ये सेडेटिव और पेन किलर होती है, जिसका यूज किया जाता है पेशेंट्स में जो कि सर्जरी में जाने वाले होते हैं, मतलब जो कि जिनको जस्ट सर्जरी हुई है तो सेडेटिव के लिए यूज किया जाता है, मतलब पेन को कम करने के लिए और नींद आ जाए नीचे से। कुछ सेवरल प्लांट्स भी, फ्रूट्स और सीड्स भी, तो ये भी हमारे इनमें भी क्या होते हैं, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे वो
400 ऑफ ईयर्स देखने को मिला है, ये मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, फिर कुछ रिलीजियन सेरेमनी में भी, रिचुअल्स में भी ऑल ओवर द ग्लोब इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे जो पर्पस होते हैं मेडिसिनल यूज के लिए, या फिर हमारे फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड करता है हमारे किसको इम्पेयर करता है फ्रीक्वेंसी को, मतलब हमारे बॉडी के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शंस को भी थोड़ा सा अल्टरेशन इसमें देखने को मिलता है। उसके साथ और ड्रग यूज में क्या है, तो हमारे स्मोकिंग देख करके नेक्स्ट हम एडोलेसेंस में बाद में आएंगे, प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में। हाँ, स्मोकिंग जो होती है ये क्या करती है, क्या शिफ्ट माई सेल्फ हैड आई, हाँ ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो स्मोकिंग जो होती है ये क्या करती है, आपके हमेशा एक हार्ड ड्रग्स की तरह काम करती है। जैसे कि टोबैको का भी यूज किया जाता है ह्यूमंस में, मोर देन हमारे 400 ईयर्स से ये चलते आ रहा है। उसका इसको या तो स्मोक किया जाता है, या फिर च्यू किया जाता है, या फिर स्नफिंग के फॉर्म में लिया जाता है। तो टोबैको में जो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि निकोटीन होती है, एल्कलॉइड होते हैं। निकोटीन आपके स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनल ग्लैंड को, और वहां से रिलीज क्या होती है आपकी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, किसमें, हमारे ब्लड में। और ये दोनों ही हमारा क्या काम करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, साथ ही हार्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग जो होती है ये हमारे क्या करती है, इंक्रीज कर देती है हमारे लंग कैंसर होने के चांस को, या फिर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, या फिर थ्रोट ब्रोंकाइटिस हो सकती है, इम्फाइसिमा हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकती है। तो ये सारे आपकी स्मोकिंग क्या करते हैं, बीमारी करते हैं। सोचो इतनी सारी बीमारियां कर रहे हैं, और सिर्फ इतनी बीमारियों की वजह से आपका पूरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्टिल लोग स्मोक करने से पहले नहीं सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद टोबैको च्यूइंग जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, तो हमारे रिस्क ऑफ कैंसर, या फिर ओरल कैविटी, मतलब कैंसर हो जाती है ओरल कैविटी में, मतलब माउथ कैंसर जिसे बोला जाता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है आपके ब्लड में, और जो कि हीमोबाउंड मतलब हीम बाउंड ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है। यही ऑक्सीजन डिफिशियंसी हमारी डिफिशियंसी रहती है बॉडी में, और बिल्कुल इसी तरीके से कैंसर का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप कभी एक सिगरेट का पैकेट यूज करते हो तो उसको देखोगे, उस पर वार्निंग दिया जाता है कि वॉर्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग एंड से हाउ इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। तब भी स्मोकिंग जो है हमारे सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, लोग करते ही है, चाहे यंग हो या एडल्ट ओल्ड हो। इनफैक्ट ये जानने की बात कि उसके डेंजर्स क्या है, तंबाकू मतलब तंबाकू खाने वाले लोगों को भी पता है कि क्या होगा, क्योंकि लेकिन वो क्या है, एडिक्ट हो चुके हैं। जो उनकी एडिक्टिव नेचर है वही खत्म नहीं हो रही है। उसके जो यूथ होते हैं या फिर जो ओल्ड होते हैं, उन्हें ये सारी हैबिट्स को अवॉइड करनी चाहिए। और अगर कोई भी ऐसे एडिक्टेड हो तो आप बिल्कुल मेडिकल हेल्प लो बेटा, काउंसलिंग लो। नॉट बेटा मतलब आप किसी को जानते हो, हाँ, बट द थिंग इज इट्स ऑल चॉइस ना। हाँ, फिर से वही आ गया ना, लाइक लेना भी तो चाहते होंगे ना मेडिकल हेल्प, तब तो मेडिकल हेल्प दिया जाएगा। मेडिकल हेल्प उसे दिया जाता है जो चाहता है, वो जिसे लगता है कि मैं बीमार हूँ। अब जिसे लगता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे मेडिकल हेल्प की क्या जरूरत है, तो उसे क्यों दिया जाएगा? मेडिकल के ऐसे तो वेस्टेज तो नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही समझते हैं। कैंसर हम लोगों ने पढ़ लिया और हमने देखा कि कैसे ड्रग और अल्कोहल अब्यूज होते हैं। इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा, एंड हाँ, जो प्रीवियस भी हो चुकी हैं उन्हें भी अच्छे से कीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए बेटा। आप जितना ज्यादा हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगाओगे, देयर विल बी अ चांसेस टू गेटिंग मोर स्कोर बेटर, और सिलेक्शन होने हो तो होगी अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो, बट स्कोर भी आपका बेटर होते जाएगा। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फ्रॉम वेयर आई हैव टू पॉज, ओके।